तो फैक्टर्स देखे थे रेजिस्टेंस के। हाँ, कि कौन कौन से अफेक्ट करता है, वो सारे फैक्टर्स देखे थे ना हमने। यस सर। फिर हाँ। उसके बाद रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर कंडक्टर, फिर ये सब था ना। अच्छा अच्छा, वो सारा आ गया था अपना। हम्म। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट लिखो। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। देखो एक वायर है, वायर में क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसके सिलेंडर के अक्रॉस, और वहीं पर आपका क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस अमाउंट में करंट को फ्लो कर रहा है, वो हमारा करंट डेंसिटी के साथ रिलेशन देखना है अपन को। ठीक है, हमें पता है जो आर होता है, आर क्या होता है, रो एल अपॉन ए, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है। मुझे पता है V इक्वल्स टू होता है I इंटू आर, एक इक्वेशन मुझे ये पता है, प्लस एक इक्वेशन मुझे पता है V पोटेंशियल का होता है A इंटू dx। या अगर मान लो मैं किसी वायर की बात कर रहा हूं, तो उस वायर के लिए क्या रहेगा मेरा, कि पर्टिकुलर एक वायर है, इस वायर का लेंथ L है, मुझे यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस V गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो V इक्वल्स टू E इंटू एल, ये मेरा थर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इसको यूज करता हूं, किस तरीके से यूज किया जा सकता है। तो V की जगह पे इक्वेशन इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, मैं इक्वेशन 2 के अंदर इक्वेशन 1 और 3 की वैल्यूज पुट कर देता हूं। तो मेरा जो इक्वेशन 2 था वो था V इक्वल्स टू आई आर, V की जगह में पुट करूंगा E इंटू एल इक्वल्स टू आई, आर की जगह क्या पुट करूंगा, रो एल अपॉन ए। ठीक है, देखो यहाँ पर L से L कैंसिल हो गया, तो E इक्वल्स टू क्या है अपने पास में, I रो अपॉन ए। मुझे पता है I अपॉन ए क्या होता है, जे करंट डेंसिटी, पढ़ा था ना ये, तो E इक्वल्स टू जे रो। मुझे पता है 1 अपॉन रो सिग्मा होता है, तो रो इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा होगा, तो मैं रो की जगह क्या लिख दूं, 1 अपॉन सिग्मा, तो जे इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सिग्मा ई। जे भी वेक्टर क्वांटिटी होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये जो सिग्मा है ना वो क्या है, कंडक्टिविटी, जिसे मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था, सी से रिप्रेजेंट किया था, वहां पर सी के आगे ब्रैकेट इक्वल करके सिग्मा भी लिख दो, हम यहाँ पर सिग्मा यूज कर रहे हैं इसलिए। जो कंडक्टिविटी इससे जस्ट लास्ट हमने देखा था 1 अपॉन रो, मैंने क्या किया था, उसको सिग्मा सी से रिप्रेजेंट किया था, उसी चीज को हम सिग्मा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप इसको सिग्मा से भी रिप्रेजेंट कर लो। लिख लो, कॉपी कर लो इसको। कोई डाउट है क्या इसमें? हो गया, नेक्स्ट लिखो, यस। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मतलब? ये एक वायर है, हमने थोड़ा जूम कर दिया, इसे बड़ा करके देखते हैं। तो आपको पता है अगर एक कंडक्टर है, वायर है, तो उसमें क्या होगा, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे। मैं कई सारे इलेक्ट्रॉन्स बना देता हूँ। अब इन इलेक्ट्रॉन का क्या प्रॉपर्टी रहता है? इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके सराउंडिंग से क्या करेंगे, टेम्परेचर से एनर्जी गेन करेंगे और मूव करना स्टार्ट कर देंगे। मैंने बताया था टेम्परेचर से एनर्जी लेकर ये मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो इन सबके पास कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी होगी, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, क्योंकि इनको नहीं पता जाना कहाँ है। एनर्जी है इन सबके पास, लेकिन इनको नहीं पता किधर जाने का है। तो ये आपस में रैंडम मोशन करते रहते हैं, और आपस में कोलाइड होते रहते हैं। आपस में कोलाइड होंगे तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन लिया, मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन आया, टकराया, टकराने के बाद एनर्जी लॉस कर देगा। फिर से एटमॉस्फेयर से या बाहर से वेदर जो भी इसके सराउंडिंग है वहां से एनर्जी लेकर फिर से टकराएगा कहीं पर, फिर टकराकर एनर्जी लॉस कर देगा, फिर से एनर्जी लेगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें इस इलेक्ट्रॉन का, इसके टकराने से दूसरे इलेक्ट्रॉन के टकराने के बीच का जो टाइम है, क्या बोल रहा हूं मैं, एक इलेक्ट्रॉन के दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है, ये आया यहां टकराया, फिर इससे टकराने के बाद वो आएगा, रुकेगा, एनर्जी लेगा, फिर से वापस किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करने के लिए, कोलिजन के लिए चला जाएगा। तो उसके बीच का जो टाइम है वही टाइम आपका रिलैक्सेशन टाइम होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन वहां पर रिलैक्स करता है। तो दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है वो उसे हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। और दो कोलिजन के बीच में जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। समझ में आया? तो यहां पर हम लिख सकते हैं द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड per unit time between two successive collision is known as drift velocity। और अगर मैं टाइम की बात करूं कि दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसे हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल vd से। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस across wire is zero। अगर पोटेंशियल डिफरेंस किसी वायर के अक्रॉस जीरो, अभी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लग रहा है, तो यहां पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो जीरो हो जाएगी। मतलब मोशन तो कर रहे हैं ये रैंडमली, लेकिन ये आगे मूव नहीं कर पाएंगे, ये आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइड करके अपनी एनर्जी खत्म कर देंगे। ओवरऑल जो इनका वेलोसिटी होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसे आप क्या बोलोगे, जीरो बोलोगे। क्लियर है ये चीज? तो अगर मैंने यहाँ वायर कनेक्ट नहीं किया हुआ है तो ये क्या है, जीरो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन से घूमेंगे, ये यहाँ भी जाएगा, उधर भी जाएगा, लेकिन हमें पता है वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं हर डायरेक्शन के वेक्टर को रिप्रेजेंट करूं तो इनका सारा जो सम होता है ना, वो जीरो हो जाता है। जीरो हो जाता है तो एवरेज जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी। लेकिन किस केस में, जब पोटेंशियल डिफरेंस वायर के अक्रॉस क्या है, जीरो है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस वायर के अक्रॉस जीरो है तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। अदरवाइज एनर्जी अभी भी थी, एनर्जी बाद में भी है। मैं फिर से बना रहा हूं वायर को, लेकिन मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, मतलब मैंने एक बैटरी लगा दी, सेल लगा दिया। सेल क्या करेगा, हमें पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर देगा।
एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर दिया, एनर्जी पहले भी थी, एनर्जी अभी भी है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, कोलाइड अभी भी होगा, ये यहाँ पे टकरा जाएगा, टकराने के बाद वो जैसे ही रुकने वाला होगा बैटरी कंटिन्यूअसली उसे एनर्जी देती जा रही है। मतलब पहले तो वो क्या करता था, एटमॉस्फेयर से एनर्जी गेन करता था, उसके बाद मूव करता था, मोशन करता था, लेकिन अभी बैटरी कंटिन्यूअसली उसे एनर्जी दे रही है, तो वो रुकेगा नहीं, टकराएगा, टकराने के बाद फिर इससे टकराएगा, लेकिन मूव करता रहेगा। अब यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन जाना नहीं भी चाह रहा होगा ना, तब भी बैटरी या जो सेल है वो क्या करेगा, उसे खींचता जाएगा, खींचना मतलब ड्रिफ्ट करता हुआ जाएगा, इसीलिए हमने इसे जो नाम दिया है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम दिया है। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर ये लेंथ L है, इसका एरिया हमने A कंसीडर किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो यहाँ पर एक बार इसे कॉपी करो, वहां पर फिर हम बात करते हैं आगे क्या हो रहा होगा, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इस पे। कॉपी कर लो इसको। हो गया बेटा? आगे करूं? तो ये तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया ना। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसमें जीरो है, लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैटरी कंटिन्यूसली उसे क्या कर रही है, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सप्लाई कर रही है। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यूसली सप्लाई कर रही है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रुकेगा नहीं, मूव करेगा। अब ये किसके इन्फ्लुएंस से मूव कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लेकर आया? ये पोटेंशियल। तो मैं यहाँ पर नया नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद में, वो क्या रहेगा? रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा ये जो वायर है, पहले इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे थे, रैंडम मोशन की वजह से ओवरऑल जो इसका एवरेज वेलोसिटी था वो जीरो था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो था। अब हमने क्या कर दिया, एक बैटरी कनेक्ट कर दी। बैटरी क्या करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी तो सारे इलेक्ट्रॉन अलर्ट हो जाएंगे, एक डायरेक्शन में हो जाएंगे। ठीक है? अब ये सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में हो गए तो ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बैटरी कंटिन्यूअसली नहीं क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है। देखो आगे, मुझे पता है कि ये जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को पकड़ता हूं उसी की ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालता हूं। तो अगर मैं एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को पकड़ता हूं तो यहां पर इस डायरेक्शन में इस पर एक फोर्स लगेगा, F इक्वल्स टू QE। अगर चार्ज Q है तो चार्ज Q, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये होता है, इसलिए मैंने QE की जगह EE लिख दिया। अब अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो इस डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स वर्क करेगा, Ma। पता है ना सूडो फोर्स? दोनों को इक्वेट करें तो क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू Ma। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया इसका, E अपॉन M। इस एक्सेलरेशन के साथ आपका इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएगा। मेरे पास इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन आ गया। इनिशियली इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना था? जीरो। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूं, V इक्वल्स टू U प्लस AT। V फाइनल वेलोसिटी, जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है आपकी, U जीरो, एक्सेलरेशन E अपॉन M, टाइम। रिलैक्सेशन टाइम की बात करें तो रिलैक्सेशन टाइम को हम लिखते हैं तो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? ये क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम से मतलब क्या है? दो कोलिजन के बीच का टाइम। तो इसको मैं टो से रिप्रेजेंट करूंगा। तो मेरा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, E अपॉन M इनटू टो। ये मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब मुझे पता है कि यहां पर अगर मैं देखूं लेट इन वॉल्यूम V
नंबर ऑफ चार्ज कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर देता हूं कि इसके वॉल्यूम में, एक वायर लिया है मैंने, इस वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये मैंने एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला है। मेरे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं लिख सकता हूं कि V वॉल्यूम में n नंबर ऑफ चार्ज है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मैं लिख सकता हूं लेट तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, n अपॉन कैपिटल V। ये भी वॉल्यूम में याद रखना, ठीक है। टोटल चार्ज, टोटल चार्ज क्यू कितना हो गया इसमें, टोटल चार्ज कितना होगा, n इंटू ई, ठीक है ना, टोटल चार्ज यही होता है। तो मुझे पता है I इक्वल टू होता है Q अपॉन T, I इक्वल टू Q को मैं क्या लिख सकता हूं, N E अपॉन T, यहां से थोड़ा आगे करता हूं, टोटल चार्ज Q हो गया, मुझे पता है करंट I इक्वल टू Q अपॉन T होता है, Q को मैं लिख सकता हूं N E अपॉन T, करेक्ट है। I की जगह मैं क्या लिखूंगा, I की जगह लिख सकता हूं J करंट डेंसिटी अपॉन, या यहां पर मैं n को ऐसा लिख सकता हूं, कैपिटल N को देखना, इसी के आगे लिखा जाता हूं, कैपिटल N को स्मॉल n इंटू वॉल्यूम, स्मॉल n इंटू वॉल्यूम, कैपिटल N को लिख रहा हूं, E अपॉन T, वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम यही होता है एरिया इंटू लेंथ अपॉन T, ठीक है। A को डिवाइड कर दूं तो I अपॉन A इक्वल्स टू क्या हो गया, N L E अपॉन T, ये क्या होता है I अपॉन A, J करंट डेंसिटी होगा ना। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, टाइम की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर लेता हूं, तो टाइम की जगह क्या आएगा मेरा, VD अपॉन EE इंटू M, तो I अपॉन A ये हो गया J इक्वल्स टू N L अपॉन, इसकी जगह क्या लिखूंगा, VD M EE। देखो कोई दिक्कत है क्या इसमें, या अगर आप चाहो ना थोड़ा अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पहले इसको कॉपी करो, इसके आगे मैं अभी करवाता हूँ, यहाँ तक कॉपी कर दो एक बार, फिर थोड़ा आप करके प्रॉपर सर लाइव बताइए एक बार, क्या क्या रिलेवर क्या बोल रहे हो, सर आपने इरेज कर दिया, मैं स्टेप पूछने जा रहा था। अरे उसको मैं आगे से करवा रहा हूँ प्रॉपर, वहां पे क्लियर नहीं दिख रहा है, एक बार से कॉपी कर लो। थोड़ा सिंपल करता हूँ इसके आगे। सर वो लेफ्ट साइड में लास्ट में क्या लिखा है, लेफ्ट साइड में लास्ट में, लेफ्ट में मतलब आपके लेफ्ट में। इधर ना, इधर ना, हाँ यस सर। VD इक्वल्स टू, चलो ये रहता है, इतना ही लिख लो इसमें, VD इक्वल्स टू EE अपॉन M इंटू टो, टाइम है ना उसको टो, सर ये जो टो है वो टाइम है, रिलैक्सेशन है ना, हाँ रिलैक्सेशन आपके ऊपर टाइम, लिख रखा है। हाँ रिलैक्सेशन टाइम। हो गया कॉपी,
इसको आगे लिख देता हूं मैं, इस स्टेप के बाद में आ गया ना, क्या था ये, I इक्वल्स टू एन ई ए एल अपॉन टी, ये आया एल अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होता है वेलोसिटी, और हम यहाँ पर किस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है करंट के साथ, ठीक है। अब मुझे पता है ए को मैं अगर डिवाइड करूं तो I अपॉन ए, ये क्या होता है J, करंट डेंसिटी, क्या हो जाएगा एन ई वी डी, ये करंट डेंसिटी के साथ उसका फॉर्मूला आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ये हमें फाइंड करना था, ये फॉर्मूला बनते जा रहा है तो आपको याद होना चाहिए। वीडी का वैल्यू अगर मैं यहां से पुट करूं ना तो J इक्वल्स टू एन ई, वीडी की जगह क्या लिखूंगा ई तो अपॉन एम, तो क्या आ गया J इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ई अपॉन एम इंटू टॉर्क, ये आपका क्या आ गया करंट डेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन। हमें पता है J क्या होता है सिग्मा E होता है ना, तो J इक्वल्स टू सिग्मा E इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ई टो अपॉन एम, इसे ही कैंसिल हो गया, सिग्मा को मैं क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन रो एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम, तो रो इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर इनटू टो, ये आपका क्या आ गया रो का वैल्यू आ गया। तो रो का वैल्यू किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, रो क्या है रेजिस्टिविटी, तो रो का वैल्यू किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट, वायर एक पर्टिकुलर वायर के लिए कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कांस्टेंट, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट, मतलब रो का वैल्यू किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए कांस्टेंट होगा। वो जैसे रेजिस्टेंस आपका होता था ना, किस पे डिपेंड करता था, लेंथ और एरिया पर और टेम्परेचर पे, रो इस पे डिपेंड नहीं करेगा, रो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रो मतलब जो रेजिस्टिविटी है वो ना तो आपकी लेंथ पर डिपेंड करती है ना ही एरिया पे डिपेंड करती है, जबकि रेजिस्टेंस एरिया पे भी डिपेंड करेगा लेंथ पर भी डिपेंड करेगा। कॉपी करो इसे, ये जो फॉर्मूला बने ना तीन, सर इक्वेशन 2 के बाद समझ नहीं आया। ये हाँ इक्वेशन, सर। ये हाँ बता रहा हूँ, ये इक्वेशन 2 है ना, इक्वेशन 2 तक आ गया ना, अरे बोल दो। यस सर इक्वेशन 2 तक। हाँ देखो, इसके बाद क्या है, J एज इट इज उतारा है, एन ई एज इट इज है, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इससे जस्ट पहले हमने क्या था वीडी का फॉर्मूला निकाला था, वो क्या था ई ई अपॉन एम इंटू टॉर्क, मैंने वीडी की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दिया, वीडी की जगह वैल्यू आ गई। अब J एन ई इंटू ई स्क्वायर ई टॉर्क अपॉन एम एज इट इज लिखा है, फिर मैंने J को क्या लिख दिया सिग्मा ई, मुझे पता है J इक्वल्स टू सिग्मा ई होता है, ये पढ़ा था हमने, ठीक है, तो J की जगह सिग्मा ई लिख दिया, ई से ही कैंसिल कर दिया, सिग्मा को मैंने क्या लिख दिया 1 अपॉन रो, ये होता है, ये भी देखा था, सी लिखा था ना लास्ट टाइम पे हमने, वो सी और सिग्मा एक ही बात है ना, 1 अपॉन रो, फिर रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया। कोई डाउट है इसमें पूछ सकते हो अभी भी आप। हो गया,
इक्वेशन करते हैं, अब कर दो ना। आ गया सर। इक्वेशन 3 का कुछ काम नहीं है क्या? ये इक्वेशंस क्यों दे दिया अरे इक्वेशन मतलब ये फॉर्मूला बना दिया अपन ने, 3 फॉर्मूला है, आपने? तीनों फॉर्मूला याद करना है आपको। ओके सर। एक क्वेश्चन है, a wire is stretched to make it 0.1% longer। एक वायर को आपने स्ट्रेच किया है ताकि वो उसकी लेंथ का कितना हो जाए, 0.1% बढ़ जाए। फाइंड चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। आपको फाइंड करना है कि जब आप उसके लेंथ में चेंज कर रहे हो तो उसके रेजिस्टेंस में कितना चेंजेस आएगा। सर कितना लॉन्गर है? 0. 1%, 0.1%। एक वायर को हमने स्ट्रेच किया तो उसका लेंथ कितना बढ़ गया, 0.1% लॉन्गर हो गया। नाउ फाइंड इट्स चेंज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या आएगा? सर रेजिस्टेंस रो एल अपॉन 100 इंटू ए। मेरा तो ये सर म्यूट पे लगता है।